वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान। और जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि हमें एक बहुत ही मौजूद मेहमान ने ज्वाइन किया है। मैं आपका अब उनसे तारुफ़ कराती चलूँ। डॉक्टर आयशा परवेज़ पब्लिक हेल्थ स्पेशलाइज्ड हैं। और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, और आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आयशा, टेली मेडिसिन से आप लोगों को मुस्तफ़ीद कर रही हैं। सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि टेली मेडिसिन है क्या? अच्छा, टेली मेडिसिन बेसिकली हेल्थ की एक जदीद फॉर्म है, एक डिजिटल फॉर्म है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पेंडेमिक है और पेशेंट्स का हॉस्पिटल्स में जाना मज़ीद बीमारियों को लेकर आने का मदऊ कर सकता है। कोविड को हम घर लेकर आ सकते हैं, क्राउडेड प्लेसेस को। तो उसमें तकरीबन आज से 1 साल पहले मार्च 2020 में अपना बुज़दार साहब, अपने CM साहब और जो हमारे चौधरी सर्विस अकबर पंजाब हैं, उनकी हमने क़यादत के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च किया टेली मेडिसिन, जिसमें मौलज और मरीज़ आमने सामने एक दूसरे से टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर अपना मर्ज़ भी डिस्कस कर सकता है और उसका इलाज और उससे रिलेटेड दवाइयाँ और उससे कंसल्टेशन कि उसको क्या और एहतियाती तदाबीर या कंसल्टेशन चाहिए वो आप उससे ले सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया तकरीबन, उसमें हमने 1 मिलियन अफराद को उस वक़्त हमने इसमें बेनिफिट दिया। इससे एक हमें ना सिर्फ फ़ायदा ये हुआ कि हमारे जब हमें पहला हमारा लॉकडाउन लगा और हमें अपने OPDs क्लोज़ करने पड़े, तो एटलीस्ट हमारी जो तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी थी वो मुनक़ता नहीं हुई और लोग घर बैठे माएँ अपने बच्चों के मतलब, अपने एल्डर्स के मतलब, और सारे जो मरीज़ थे, क्रॉनिक पेशेंट्स थे जिस तरह डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के, वो अपने अपने मर्ज़ से मतलब अपने डॉक्टर को फ़ोन करके TV स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये लॉ है कि आपने जो भी कंसल्टेशन देनी है वो आपका मौलज और मरीज़ का आमने सामने होना ज़रूरी है। तो उस मकसद के लिए हमने उस लॉ को मद्देनज़र रखते हुए ये टेली मेडिसिन को लॉन्च किया। ये जो फैसिलिटी है दुनिया में तो यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में ये पेंडेमिक वाज द रीज़न कि हम इसको लेकर आए और 1 मिलियन अफराद हमने उस प्रोग्राम से किए। उसके बाद फिर हमारी जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हम मिनिस्टर साहिबा हैं, उन्होंने इसको बड़ा पसंद किया और उनकी क़यादत में हमने एक पायलट प्रोजेक्ट थ्रू गवर्नमेंट लॉन्च किया और उसका नाम था जी सेहत घर। और वो लाहौर सिटी को हमने उसके डिस्ट्रिक्ट के 36 बेसिक हेल्थ यूनिट्स को हमने कनेक्ट कर दिया तमाम DHQs और THQs के कंसल्टेंट से। 119 कंसल्टेंट हर शोबे से रिलेटेड हमारे पास मौजूद थे। चाहे आपको कोई भी बीमारी, यहाँ तक कि अगर आपको ग़िज़ाई लिहाज से भी कोई अपनी गाइडेंस चाहिए, आपको जिस तरह डिप्रेशन एंजाइटी बहुत है, आपको साइकोलॉजिस्ट से बात करनी है, आपको फिजियोथेरेपिस्ट से, जैसे कोविड के दरमियान आपको चेस्ट एक्सरसाइजेस जानना होती हैं, आपको वो बात करनी है, आपके पास ये वाली फैसिलिटीज़ भी उसके अंदर मौजूद थी। तो ये हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, ये बहुत सक्सेस रहा। क्योंकि कोविड का सिलसिला चल रहा था, जो टेली मेडिसिन वाला जो सिस्टम है ये कोविड में किस हद तक कामयाब हुआ? ये बेहद कामयाब रहा। मैंने आपको बताया पहले प्रोग्राम में 1 मिलियन अफराद को इससे फ़ायदा हुआ। फिर दूसरे प्रोग्राम में तकरीबन 25,000 लोगों को हमने लाहौर के अंदर विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर उसमें हमने इसको फ़ायदा दिया। और इस वक्त हम अखुवत के साथ मिलकर और पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फ़ंड की बेस के ऊपर हमने इसको रिमोटेस्ट एरियाज़ के अंदर लॉन्च किया है, जिसमें पूरे पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान, आपका KPK, आपका सिंध, आपका बलूचिस्तान एंड आपका साउथ पंजाब के, जिसमें इलाके भारती, मठी, वो जहाँ पे तो ओवरऑल आपको डॉक्टर ही नहीं मिलता, ये वो एरियाज़ हैं। वहाँ पे हमने स्पेशलिस्ट की उनको जो फैसिलिटीज़ हैं ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी हैं। हमने वहाँ पे स्पोक्स बनाए हैं, वहाँ पे लोगों को ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि देखिए मेडिसिन के हवाले से तो आप लोगों को जो है वो गाइड कर सकते हैं, लेकिन किसी ने इंजेक्शन लगाना है, किसी को डायबिटीज़ के लिए वो लगाते हैं, आप इंसुलिन लगाते हैं, तो उस तरह से हेल्पफुल नहीं रहा ये? अच्छा देखें, उसमें 2 बातें हैं कि आप कम से कम उस मरीज़ को जिसको आप इंजेक्शन, एक तो ये बात है कि जिस तरह अगर आपके पास वहाँ पर डिस्पेंसरी मौजूद है, आपके पास बेसिक हेल्थ यूनिट में डॉक्टर अगर मौजूद है, तो आपको स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन के मुताबिक जो दूसरा डॉक्टर या डिस्पेंसर है वो मेडिकेशन आपको उस स्क्रिप्ट के ऊपर जो हमने उनको दिया, प्रिस्क्रिप्शन दी है, उसके ऊपर उनको मेडिसिन लगा सकता है। एक बात। दूसरा ये कि अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेफरल। इफ़ यू थिंक कि आपके पेशेंट जो है, आपने देख लिया अब इस पेशेंट को हमें सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में बुलाना बहुत ज़रूरी है और इसका इलाज जब वहीं एडमिट करके ही होगा तो फिर हम उस पेशेंट को बता देंगे। अगर तो देखिए उसमें फ़ायदा कहाँ है, आप एक लिमिट तक भी टेली मेडिसिन पे दे सकते हैं। हम ऑब्वियसली एक लिमिट तक उस पेशेंट को उसको मेडिसिन बता सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, मगर जहाँ उसको एडमिशन की ज़रूरत है हम उसको वो भी गाइड कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, यहाँ ये भी बताइएगा कि हम टेली मेडिसिन के हवाले से लोगों को बता रही हैं, अगर कोई टेली मेडिसिन से मुस्तफ़ीद होना चाहता है तो उसका तरीक़ाकार क्या है? अच्छा, उसमें ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट की भी हमारे पास जा रही थी जिसमें सेहत घर ऑनलाइन, इस पर आज भी हमारे डॉक्टर्स लाहौर डिस्ट्रिक्ट के बैठे हुए हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त ये एक लिंक है
doctors247.online. اگر آپ اسکرین یہ ریپیٹ کر دیں، یہ تاکہ ریپیٹ کر ہمارے- دیں تاکہ لوگ نوٹ کر سکیں. www.doctors247.online. ہماری اسکرین پہ بھی چل رہا ہے، آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں. بالکل، یہاں پہ ڈاکٹرز ہر اسپیشیلٹی کے جو ہیں وہ ہر وقت 24 گھنٹے موجود ہیں. آپ نے جانا ہے، آپ نے اسپیشیلٹی کو کلک کرنا ہے. لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے تصویریں بنا دی ہیں کہ اگر لوگوں کو پڑھنا بھی نہ ایون آئے تو وہ تصویر دیکھ کے سمجھ جائیں کہ یہ معدہ اور جگر کا ڈاکٹر ہے، تو آپ اس میں وہ لانچ کر اس کا کے یہ جو ڈاکٹر فی سے بات سسٹم ہے اس کا کیا پروسیس ہے؟ ابھی تک ہم اس کو بالکل فری آف کاسٹ لے کے جا رہے ہیں. ہم نے اس کو ابھی تک 1 روپیہ بھی نہ گورنمنٹ سے چارج کیا ہے، نہ ہم نے کسی اور طریقے سے. اٹس ایبسلیوٹلی فری. لیکن اس کو فردر سسٹینیبل بنانے کے لیے موسٹلی ہمیں اس کو ایک فی سسٹم میں لے کے جانا چاہے گا، جس میں ابھی ہمارا جو ایک پروجیکٹ ہم جس پہ جا رہے ہیں کہ شاید 6 روپے پر پرسن کے حساب سے ہم اس کو کریں، لیکن وہ بھی شاید صحت کارڈ کے ساتھ اگر ہم اس کو لنک کر پائیں تو وہ گورنمنٹ کے لیے بڑا اکنامیکل ہوگا. فردر نیگوشیٹ کر کے یہ 1 روپے پر پرسن تک بھی جا سکتا ہے. یہ اس طرح کا ماڈل اس میں لے کے ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بالکل. اب مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں. مفتی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ سے 2 کتابیں لکھی ہیں. ایک تو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے لعب و دہن مبارک کے برکات و کلمات، اور دوسری انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ اس کے بارے میں آپ خود بتائیے، اور ان اس میں کتابوں ہمارے کی پاس کچھ available تفصیلات بھی بتا دیجیے سب کہ آپ نے available کتاب کس ہے. حوالے سے لکھی. جنہوں نے انرول کیا ہوا. جی سرکار کے دعا کے برکات و کمالات میں، اور اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں صرف سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کے ہی برکات و کمالات ہیں. جتنی حدیث روایات کتب حدیث میں ایک جگہ اکٹھی کر دی گئی. دوسری کتاب جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ سرکار کے نام پاک کے فضائل و برکات کے حوالے سے ہے. اور آج جو ہمارا موضوع ہے چغلی، غیبت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کے پاس ایسی کتابیں ہوں جن میں دین اسلام کی باتیں ہوں، نبی پاک کی سیرت و کردار کی باتیں ہوں، نبی پاک کے رخسار خد و خال کی باتیں ہوں، حسن و جمال کی باتیں ہوں، قرآن کی تفسیر ہو، قرآن کے الفاظ پہ موضوعات پہ گفتگو ہو، تو کافی حد تک انسان چغلی سے غیبت سے بچ جاتا ہے، اور اس کی توجہ جو ہے وہ اسلامی تعلیم کی طرف ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کائنات کو ہر لحاظ سے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے. کوئی بھی موضوع آپ لے لیں، آج جو آپ نے بڑا اچھا موضوع رکھا ہے کہ پوری دنیا کو یہ موضوع دے رہے ہیں کہ غیبت سے بچنا چاہیے، چغلی سے بچنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے رہے ہیں. تو گئے ایک دفعہ ہم کلام کے لیے، تو دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک شخص بیٹھا ہے، اور اس کی عظمت کو دیکھ کر اللہ کے نبی کو بھی رشک آ گیا. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا خدا یہ کون بندہ ہے کہ جس کو تو نے اتنا مقام و مرتبہ دیا کہ اپنے عرش کے نیچے اس کو مقام دیا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جو دنیا میں رہ کر چغلی سے بچتا تھا، غیبت سے بچتا تھا، اجتناب کرتا تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس کو یہ مقام دیا. اب ہمارے معاشرے میں چغلی اور غیبت عام ہو چکی ہے بالکل، اور اس سے بچنے کے لیے اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ ہر بندہ میری ہی چغلی کر رہا ہے، میری ہی غیبت کر رہا ہے، تو اس بارے میں ایک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ایک بات سنانا چاہوں گا کہ آپ کو کسی نے آگے بتایا کہ فلاں آدمی آپ کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے. تو حضرت امام حسن بصری کھجوروں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس شخص کے پاس چلے گئے، اور جا کر اسے کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں، لہذا اس تحفے کے بدلے میں تمہاری بارگاہ میں یہ تحفہ لے کر. تو وہ شرمندہ ہو گیا، خاموش ہو گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے میں رہتے یہ ہوئے طریقہ تھا سمجھانے کا. جی بالکل چغلی سے بچیں، غیبت سے بچیں، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے. شریعت یہ بھی بتائیے گا، جس طرح ابھی رمضان المبارک ہے، آج 14 روزے ہو گئے ماشاءاللہ سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے جو اس بار کی جو حکومت ہے، جو انہوں نے انتظامات کیے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے یا رمضان بازاروں کے حوالے سے، کیا وہ کافی ہیں؟ اور اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی تو آپ کیا کیا کس طرح اقدامات کرتے؟ انتظامات؟ دیکھیں میرے خیال میں تو جو انتظامات ان کے بس میں تھے، جو ایڈمنسٹریشن کے بس میں تھے، وہ انہوں نے کیے ہیں، لیکن یہ انتظامات کافی نہیں ہیں. کافی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سر پہ رمضان آیا تو انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ رمضان بازار لگانے ہیں. انہوں نے پلاننگ جو ہے نہیں وہ تھی کوئی بھی. بعد میں کی، پلاننگ پہلے نہیں کی. اگر یہی پلاننگ یہ پہلے کرتے تو بازاروں میں نہ رش ہوتا، نہ رمضان بازاروں میں رش ہوتا، نہ یوٹیلیٹی اسٹوروں پہ رش ہوتا، نہ مارکیٹوں میں رش ہوتا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں لیک آف پلاننگ کی وجہ سے کرونا اس حد تک آیا ہے. اور اگر یہ طریقے سے چلتے اور ساری ان کو پتہ ہوتا کہ یہ آنے والا وقت یہ ہے، تو اسی طرح یہ پلان کرتے تو یہ نہ ہوتا. میرا خیال ہے
कि इनकी प्लानिंग ना होने की Strategies वजह से ये कमज़ोर सारी थी। सूरत हाल है। आज हमारा जैसे कि टॉपिक था ग़िबत के हवाले से हम बात कर रहे थे, ग़िबत के बारे में क्या अहकामात हैं वो भी आपको मुफ्ती साहब ने बताया, और किस तरह से सख्त गुनाह है ग़िबत करना वो भी आपको मुफ्ती साहब ने बताया। अभी हम एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैज़ाद नक्शबंदी साहब से सुन लेते हैं। सर एक नात सुना दीजिए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, के जान है वो जहान की जान है तो जहान है। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके अरूज की, सल्लु अलैहि व आलिहि सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। सर अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकूतो मुल्क में कोई शै वो नहीं जो तुझसे अया नहीं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। फैज़ाद नक्शबंदी साहब ने हमें सुनाई है। डॉक्टर साहब की जानिब जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहिबा की जानिब जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि आज की हमारी जो वार्डरोब है वो इंस्पायर्ड बाय क्रॉस कल्चर की जानिब से स्पॉन्सर, जैसे कि पहले भी इंस्पायर्ड बाय क्रॉस कल्चर की जानिब से हमें वार्डरोब स्पॉन्सर की जाती है, वैसे ही हमेशा की तरह आज भी खूबसूरत लिबास जो है वो हमें इंस्पायर्ड बाय क्रॉस कल्चर की जानिब से दिया गया है। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि अभी कोविड की क्या सूरत हाल है, आपको लगता है कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम कोविड को लेकर? अभी जो जिस हद तक एक्सपोजर हो चुका हुआ है कोविड-19 का, तो आपको पता है हमारे अस्पतालों में जिस वक्त 90% जो है वो बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, वेंटिलेटर्स हमारे पास ऑक्यूपाइड हैं। इस वक्त जब तक हम एक प्रॉपर स्मार्ट लॉकडाउन से या हम अपने ऐसी चीज़ को करते हुए नहीं जाएंगे तो फिलहाल बेहतरी नज़र नहीं आ रही वो चीज़ें, क्योंकि वायरस कॉन्स्टेंट क्या सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है? क्या सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि वायरस अब जो नया स्ट्रेन इस वक्त वायरस का आया है वो सिर्फ 2 दिन के अंदर अपने सिम्टम्स दे रहा है। आपको ना फीवर हो रहा है, ना आपको भूख लगना बंद हो रही है, डायरेक्टली आपकी लंग्स उसमें मुतासर हो रही हैं और पेशेंट्स का उसमें फेटेलिटी रेट बहुत ज़्यादा। अच्छा,
डॉक्टर साहिबा, अगर खुदा न खास्ता कोरोना की सूरत हाल बिगड़ गई तो हमने क्या इंतजामात कर रखे हैं? हमने इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि आप इंतज़ामात तो सबसे ज़्यादा जो इंतज़ाम है ना इसमें हुकूमत तो कर रही है सो कर रही है, लेकिन आपके अपने सेल्फ इंतज़ामात हैं जो कि हम लोग खुद उसमें लैग कर रहे हैं कि हम अपने SOPs को अगर आप देखें हम अपने घरों में अब देखें अगर फ़र्ज़ करें कि हम अपने बच्चों को स्कूल्स नहीं भेज रहे तो हमारे बच्चे जो हैं वो प्ले ग्राउंड्स में भी जा रहे हैं, हमारे बच्चे मॉल्स में भी जा रहे हैं, लेकिन उसमें अब मॉल्स हैं, मैंने अब उस दिन देखा कि उन्होंने बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए हैं कि जी बच्चे अलाउड नहीं है। तो ये वो आपकी सारी रिस्ट्रिक्शन है जो कि गवर्नमेंट उनको SOPs दे रही है, आपने ये नहीं करना, वी हैव टू फॉलो दम, लेकिन एज अ सिटीजन्स भी हमें उनको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी सेल्फ है। जहाँ तक गवर्नमेंट की है इंतज़ामात हम कॉन्स्टेंटली करते जा रहे हैं और कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन सर वाली बात के थोड़े से इंतज़ामात में डिले हो जाता है और डिले होने की हो जाता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम SOPs पर अमल दरामद करें, क्योंकि जब तक हम SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे कोविड जो है वो कंट्रोल में नहीं होगा, और अगर कोविड खुदा ना खास्ता मज़ीद बिगड़ जाता है तो हम सब के लिए मुश्किलात जो है वो खड़ी हो जाएंगी, हमारी मैशत को नुकसान पहुँचेगा, हमारे कारोबार को नुकसान पहुँचेगा। तो इसलिए खुदारा SOPs पर अमल दरामद करें। और चूँकि हमारे जो रमज़ान ट्रांसमिशन है इसका वक्त ख़त्म हुआ जाता है, तो इसलिए हम सबसे पहले अपने मेहमानाने ग्रामी से शॉर्ट मैसेजेस ले लेते हैं। डॉक्टर साहब आपसे ही शुरू करते हैं, शॉर्ट सा मैसेज हमारे नाजरीन के लिए क्या कहना चाहेंगी? सबसे इम्पॉर्टेंट इस पर शॉर्ट मैसेज तो ये है कि कोविड के लिहाज से आप लोग अपना ख्याल रखें, SOPs का पूरा एहतमाम करें, और जो गवर्नमेंट आपको रिस्ट्रिक्शंस दे रही है उस पर बराए मेहरबानी अमल करें, और दूसरों के लिए भी उसमें अमल करने में आसानी, किसी को बुरा ना मनाएगा जिसने मास्क पहना हुआ, ऑब्वियसली दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। सेकेंड एक शॉर्ट मैसेज जो है कि मुझे प्रोग्राम से पहले भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं जी कि रमज़ान में सहरी और अफ्तारी में आपको रोज़ा ना लगे तो उसके लिए आप क्या, वो मैं आपको एक छोटा सा टिप ये दे सकती हूँ कि कॉन्स्टेंटली आप जो है सहरी में और इवन अफ्तारी में भी चिकनाई वाली चीज़ें और मीठे मशरूबात से इज्तनाब करें। पानी सहरी अफ्तारी के बाद से लेकर सहरी तक हर घंटे 1.5 घंटे बाद आपने एक दिन में 8 गिलास पानी पीना होता है, उसको आप हर घंटे बाद एक गिलास करके पूरा करें। वो जो आप आहिस्ता आहिस्ता पानी पिएंगे वो आप अगले दिन पूरा दिन पानी से सैर रहेंगे, बनस्बत कि आप सुबह के टाइम पर जो आप पानी इकट्ठे 3-4 गिलास लेते हैं उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दूसरी बात यह है कि सहरी के अंदर भी आप प्रोटीन डाइट ज़रूर लें, एग ज़रूर लें। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो बराए मेहरबानी आप एग योग को ना इस्तेमाल करें, सिर्फ एग वाइट इस्तेमाल करें। आधी रोटी का कम से कम इस्तेमाल ज़रूर करें, आपके हाजमे के लिए बेहतर है। इसी तरह अफ्तारी के वक्त भी मैं उसमें आपको यही गाइड करना चाहूँगी कि अफ्तारी और खाने के दौरान ना हमारा अब इतना वक्फा नहीं है इशा और मगरब से, तो उसको यकजा कर लें। एक प्लेट के अंदर 4 पोर्शंस बना लें, जिसमें से आधे या जो 2 पोर्शंस हैं अपनी अफ्तारी से रिलेटेड, दही भल्ले फ्रूट चाट, और आधा पोर्शन अपने खाने से रिलेटेड आप करें। तो और इसके बाद आप मुनासिब है कि मज़ीद ना खाएं और सहरी पे ही खाएं, अपनी नमाज़ पढ़ें, तरावी पढ़ें, थोड़ी बहुत वॉक करें, इससे आपका वज़न भी मुनासिब रहेगा और आप अच्छा भी महसूस करेंगे, आपको रोज़ा भी। जी बहुत खूबसूरत आपने मैसेज दिया। साहब आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा जी कि इस प्रोग्राम के हवाले से कि हमारा जो माशरा है वो अपना काम तो करता नहीं है, दूसरे के काम में दखलअंदाजी करता है। तो हमें सिद्के दिल से इस मुबारक रमज़ान मुबारक के महीने में अपने अपने तौर पे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, नौजवान हो, वो अहद करें हम कि अपना काम दयानतदारी से करेंगे और किसी के मामलात में दखलअंदाजी नहीं करेंगे, अपना खूब से खूब तर बनाने की कोशिश करेंगे और किसी के चुगली और गीबत किसी के लिए नहीं करेंगे और अपना मुल्क के लिए सोचेंगे, अपने अवाम के लिए सोचेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगर ये सोच हमारी हो गई तो फिर अवाम कोरोना की भी SOPs पे अमल करेंगे। आपको मालूम है कि पब्लिक जो है वो इस वक्त SOP पे अमल नहीं कर रही, ताजिर अपने लेवल पे कर रहे हैं, हुकूमत अपने लेवल पे कर रही है, लेकिन अवाम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए जब हम ये अहद कर लेंगे कि हमने अपना काम करना है और किसी पे तनकीद बेजा नहीं करनी, किसी के मामलात में दखलअंदाजी नहीं आज हम ये अहद तो करेंगे कि किसी के मामले में दखलअंदाजी नहीं करेंगे, अपना काम दयानतदारी से करेंगे। बिल्कुल जी लामा साहब आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? उम्मत मुसलमान को यही पैगाम है कि गीबत से बचें जी, और दूसरों को भी बचाएं, इसकी तलकीन करें। गीबत सहर से भी बदतर है। एक आदमी किसी जादूगर के पास जाता है तो वो 15 दिन 20 दिन 40 दिन अमलियात करता है, फिर उस घर में वो लड़ाई लगवा देता है, बीमारी लाता है। लेकिन गीबत जो है ये करने वाला 1 मिनट में सारे घर को, ख़ानदान को बर्बाद करके रख देता है। इसलिए गीबत से बचें ताकि आप जन्नत में जा सकें। फिज़ा नक्शबंदी साहब कोई मैसेज आप देना चाहें?
हमारे गीबत जो है ना ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। और उम्मत मुहम्मदिया को इस चीज़ से बचने की मुफ्तियान कराम चैनल्स के ज़रिए भी बता रहे हैं और जुमे के नज़रिए से भी बता रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक। आमीन सुम आमीन। मुफ्ती साहब एक मुख्तसर दुआ करवा दीजिए क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पसीर हो गया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। या इलाही मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह उम्मत मुसलमा की खैर फरमा, आलम इस्लाम का बोलबाला फरमा, हमें गीबत से बचने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खल्क़िही मुहम्मद। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का हमारा मौजू था गीबत चोरी। शरीयत में गीबत एक संगीन गुनाह है और गीबत जो है बदकारी के गुनाह से भी बढ़कर गुनाह है। जहन्नुम में सबसे पहले गीबत करने वाला ही जाएगा। और गीबत करना ऐसे है जैसे कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो क्या आप पसंद करेंगे कि अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाएं? कभी नहीं। और क्योंकि ये तो इन सब कामों से बचें क्योंकि ये रमज़ान मुबारक का महीना है और ये इस्तग़फ़ार का तौबा मग़फ़िरत का जो है वो अशरा है। तो अल्लाह ताला से अपनी तौबा इस्तग़फ़ार कर ले, तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग ले, बेशक वो माफ़ कर देने वाला है। और नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। आपसे इससे पहले हम अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। कल आपसे फिर नए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ मुलाकात करेंगे एक नए मौजू पर। तब तक मुझे और सना को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।